मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और अंतिम घड़ी आ चुकी है और हम बात करेंगे परीक्षा का अंतिम प्रहार। जो अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे। तो हिंदी का मॉडल पेपर की बात करेंगे हम 2021-22 में। एक कक्षा 12 का है सामान्य हिंदी। ये मेरे तरफ से ये कह सकते हैं कि मॉडल पेपर है। इसमें आपको पूरी तरह से 100% बताएंगे कि किस तरह से आपको हल करना है और कैसे हल करना है। और मेरे तरफ से क्वेश्चन बनाए गए हैं, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बताएंगे और इसमें 1 बाय 1 समझाएंगे। तो आपके लिए ये खंड क का है हिंदी का। इसके आने वाले वीडियो में खंड ख के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी मैथ्स, जितने भी पार्ट हैं, पेपर हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर निर्देश दिए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए समय दिए जाएंगे। तो सबसे पहले ये काम करना है। दूसरा काम इस रहेगा खंड क में। तो खंड क में जो पहला प्रश्न रहेगा, ये हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य का विकास से ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो एक एक नंबर होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर मिलेंगे। जैसे 1 क, 1 ख, 1 ग, 1 घ और 1 अंगा। तो इसमें आपको केवल बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे जिसको क्या करना है, टिक लगाना है। दूसरा जो प्रश्न होगा आपका हिंदी काव्य साहित्य का विकास, इसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसमें भी कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर, 5 क्वेश्चन हल करना, 5 नंबर, मतलब क, ख, ग, घ, अंगा। यह जो प्रश्न संख्या जो 3 होगी, ये अथवा पर आधारित प्रश्न होंगे। अथवा पर आधारित प्रश्न होंगे। जैसे दिया रहेगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्नों का क्या करिए, उत्तर दीजिए। तो ये भी कितने प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, पूरा मिलाकर 10 नंबर मिलेंगे। जैसे ये गद्यांश से आधारित होंगे। जैसे अब मैं पाठ पढ़ देता हूँ। पहला जो पाठ होगा उस पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा पाठ का नाम क्या है, अशोक के फूल। लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरे पाठ का नाम भाषा आधुनिकता। लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चौथे पाठ का नाम हम और हमारा आदर्श। लेखक कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन से। जो हम और हमारा आदर्श होगा के तेजस्वी मन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सभी पाठ का जितने भी लेसन है, पाठ लेसन है और उसके लेखक है, आपके जेहन में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। तो इसमें आपको 4 पाठ का हम बताएंगे केवल, और 4 पाठ में गारंटी है कि आपको मिलेगी। जो आपको पैसेज दिए जाएंगे, वो गद्यांश दिए जाएंगे, ये आपको मिलेंगे। तो अगर आपको कोई पूछे कि राष्ट्र का स्वरूप, तो लेखक ये वासुदेव शरण अग्रवाल। अशोक के फूल लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा आधुनिकता के लेखक कौन, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। हम और हमारा आदर्श के तेजस्वी मन से लिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मतलब इसमें आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे, 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से केवल एक ही करना है। जो प्रश्न संख्या 4 होगी, ये अथवा पर भी आधारित प्रश्न होगा। जैसे गद्यांश में पढ़े थे उसी तरह से पद्यांश भी होंगे। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर होंगे, मतलब 5 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर होंगे। जैसे पद भाग दिया है, इसमें आपको क्या ध्यान देना है, पहला जो लेसन है पवन दूतिका। इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद के नाम जाना जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद। दूसरा ध्यान दीजिएगा, इसका जो रचित है पवन दूतिका, जो रचित है प्रिय प्रयास से है। किससे है, प्रिय प्रवास। किससे है, प्रिय प्रवास। दूसरा कैकेयी का अनुताप। दूसरा लेसन क्या है, कैकेयी का अनुताप। ये साकेत महाकाव्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, साकेत महाकाव्य से। इसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त। तीसरा श्रद्धा मनु,
ये कामायनी महाकाव्य से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। चौथा, नौका विहार शीर्षक बापू के प्रति कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। और ध्यान दीजिएगा, दो हैं, पहला नौका विहार शीर्षक बापू के प्रति, ये भी कवि, दोनों कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। तो नौका विहार और बापू के प्रति। इसके बाद पांचवा जो लेसन होगा, कवि गीत, सांद गीत कविता संग्रह से लिया गया है और कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा। तो गीत वन जो है सांद गीत से कविता संग्रह से लिया गया है और कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा। उसके बाद दूसरा इसमें गीत नंबर 2 है, ये किससे लिया गया है? दीप शिखा से और कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा। और तीसरा गीत जो है सांद गीत या काव्य संग्रह से लिया गया है, इसके जो कवित्री हैं वो कौन है? महादेवी वर्मा जी है। छठा, अभिनव मनुष्य, ये कुरुक्षेत्र महाकाव्य से लिया गया है, कुरुक्षेत्र काव्य से लिया गया है, कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। और मैंने आहुति बनकर देखा, ये पूर्वा काव्य संग्रह है, पूर्वा काव्य संग्रह है, कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। हिरोशिमा, ये पूर्वा कविता संग्रह से लिया गया है, पूर्वा कविता संग्रह से लिया गया है, कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे से लिया गया है। तो ये हमारा क्या था? प्रश्न संख्या 4 थे। इसमें आपको क्या करना है? ये पूरी जो पद्य भाग और कवि का नाम, कवित्री का नाम आपको क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि यही आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी सब तो आप लिख ही लेंगे। पांचवा का जो प्रश्न संख्या 5 क का जो होगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। 80 शब्द में लिखे जाते हैं। कितने शब्द में? 80 शब्द। इसमें 3 + 2 मतलब 5 नंबर में दिए जाते हैं। तो इसमें हो सकता है कि प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने में आपको कितने? साहित्यिक परिचय में 3 नंबर और 2 नंबर इसमें आपके जीवन परिचय लिखते हुए, मतलब 5 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम केवल 3 के बारे में बात करेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन के बारे में, ये लेखक हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट रख लेते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, ये पूछा ही जाएगा। उसके बाद प्रश्न अंक का जो 5 का ख होगा, जैसे लेखक में हम लोग याद कर पढ़ते हैं, उसी कवि में भी हम पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय। तो निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। ये भी कितने शब्द? 80 शब्द में लिखने होंगे और इसमें भी कितने मिलेंगे? 3 + 2 5 अंक मिलेंगे। प्रश्न संख्या 6 में पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, या पंचलाइट या बहादुर की कथावस्तु लिखना है। इसमें भी आपको 5 में मिलेंगे, 80 शब्द में लिखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है। और कहानी लिखने के लिए आपको कहानी सुनना पड़ता है, तो कहानी हम सुना देंगे तो आप कथावस्तु लिख देंगे तो 5 नंबर मिलेगा। तो पहला प्रश्न जो उद्देश्य वाला, उद्देश्य लिख भी सकते नहीं लिख, लेकिन दूसरा हम कहेंगे, फोकस से कहेंगे दूसरा प्रश्न को आपको लिखना चाहिए, क्योंकि कहानियाँ सुने रहेंगे, कहानियाँ आप लिख देंगे। प्रश्न संख्या 7 जो है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। ये भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, 80 शब्द लिखना है। और यहाँ पर क्या पढ़ना है? गोरखपुर जिले में त्यागपति पढ़ना है। तो खंड काव्य का कथावस्तु संक्षेप में लिखना है। तो हम आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी तुरंत ये हिंदी मॉडल पे 1 by 1 क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? हल करते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग, जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। इसमें बहुत सारे आपके बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे और इम्पोर्टेंट बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह। कौन कौन से निबंध संग्रह लिखे हैं? जैसे पृथ्वी पुत्र क्या है? एक निबंध संग्रह है। भारत की एकता क्या है? एक निबंध संग्रह है। वाग्धारा क्या है? एक निबंध संग्रह। कल्प वृक्ष निबंध संग्रह। माता भूमि, ये भी निबंध संग्रह है। तो कल्पलता, कला एवं संस्कृति भी क्या है? निबंध संग्रह। राष्ट्र का स्वरूप जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसके साथ शोध प्रबंधन में पाणिनिकालीन भारत के बारे में बताया गया है। दूसरे नंबर पर लेखक के बारे में बात किया जाए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंध संग्रह की बात किया जाए तो अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता और कुटस।
आलोचना की बात किया जाए इनके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो कबीर, सूरदास, साहित्य का मर्म। उपन्यास की बात किया जाए अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख। इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कुछ ऐसे लेख के नाम बात करते हैं। इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ द फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट, हम और हमारा आदर्श इस चैप्टर में है। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रमुख लेख के, उनकी रचनाओं की बात करते हैं। तो वैष्णव का वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है? विट्ठलनाथ। अष्टयाम के लेखक कौन है? नाभादास। कौन है? नाभादास। और चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? कवि गंग, गोरा बादल की कथा, जटमल। भाषा योग विशिष्ट, राम निरंजनी। इसके अलावा बहुत सारे इसमें लेखक के नाम हैं। इसी तरह से तो आज हम चलिए बात करते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो देखिए आपका जो पहला जो हम राष्ट्र का स्वरूप से लिए गए गद्यांश लिए हैं, तो आपको सबसे पहले भूमिका या गद्यांश को पढ़ना है ध्यान से। तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझिएगा। लिखा है, भूमि का निर्माण देवों ने किया था, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अदुपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म होते हैं। तो आप देखेंगे इसको प्रश्न में, तो आपका ये क्या दिया, गद्यांश दिया हुआ पूरा। और गद्यांश में आपको 5, 6, 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसी गद्यांश के आधार पर इस क्वेश्चन को हल करना रहेगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये गद्यांश किस चैप्टर का है, किस पार्ट का, उसको ध्यान देना, उसके लेखक कौन है। तो पीछे हम बता चुके इसके बारे में। तो देखिए आपके सामने हम पढ़ रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो अब सबसे पहले आपको गद्यांश को पहचानना है कि गद्यांश का पाठ कहाँ है और इसके लेखक कौन है। तो आप जानते ही हैं यह पाठ का नाम क्या है, इसका राष्ट्र का स्वरूप। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। और इसमें देखिए क्या बताया, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। तो आप देखेंगे राष्ट्र का स्वरूप के बनने के लिए 3 आवश्यक अंग दिए होते हैं, जो पहले हम बता चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसमें दूसरा क्या कर रहा है क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है और किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। अगला क्वेश्चन, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है, और भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा। तो ये बहुत सारे आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना ही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो क्या करेंगे, आपको संदर्भ लिखना होगा। क्या लिखना होगा? संदर्भ। तो कैसे लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल का द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप लिखा गया है। ठीक है, तो इतना लिख देंगे। और पाठ का नाम क्या लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम लिख देंगे डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इसमें कह देंगे डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावना का विकास भी संभव है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि धर्म की यह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता और महत्व का भी अधिकाधिक जानकारी रख सके। तीसरा क्वेश्चन,
का जो आंसर होगा, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में हम भूमि के रूप और सौंदर्य आदि को विकृत न होने दें। अगला क्वेश्चन पूछा था, लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई तो निर्मूल होती है। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी होती है। देवों ने अनंत काल से भूमि का निर्माण किए थे और भूमि के पार्थिव स्वरूप प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी अधिक बलवती होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पूरा पैसेज को पढ़ना रहेगा और पैसेज के हिसाब से आपको आंसर लिखना रहेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम इम्पोर्टेंट होता है। आप क्या रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर सकते हैं और जो उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो केवल एक ही क्वेश्चन आपको क्या करना है, पढ़ना है। दूसरा मेरा गद्यांश होगा, देखिए दूसरा गद्यांश हम और हमारा आदर्श से है और इसको लिखे हैं APJ अब्दुल कलाम साहब। तो इसमें हम देख लीजिए, मैं एक पढ़ दे रहा हूँ गद्यांश के बारे में, तो आपको यही केवल पढ़ना है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं बस मेरे तरफ से देखिए दो तरह के दो बताए हैं। पहला जो चैप्टर का है और दूसरा जो चैप्टर का है हम और हमारा आदर्श। तो इसको पहले से बता चुके हैं, आपको ध्यान से देख लेना है। दूसरा काम करना है हम और हमारे आदर्श से। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैंने अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकल के यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती है। मेरे ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका है। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए कि वह यह आप जीवन की अच्छी चीज़ों को सबने चाहिए और को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर को दी गई हुई। जब तक हमारे विद्यार्थी युवाओं पर यह भरोसा नहीं होगा कि वह विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक कोई जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खासतौर से किससे मिलते थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति किन चीज़ों को पाने का हक रखता है, आप किन चीज़ों को पाने का हक रखते हैं। अगला, लेखक युवा छात्रों से क्यों मिलते हैं। और अगला जो है, उक्त पंक्तियों में से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो पहले का जो उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन से हम और हमारा आदर्श से संपादित अंश से लिया गया है। और कह देंगे कि पाठ का नाम क्या है, हम और हमारा आदर्श है, और लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। उसके बाद उसमें प्रश्न में क्या दिए होंगे, रेखांकित भाग दिए होंगे, उस रेखांकित भाग का व्याख्या करना रहेगा, उसका अनुवाद करना रहेगा। अनेकानेक उपलब्धियों और प्रसिद्धियों के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत अंश के माध्यम से भारतीय युवाओं को यह बताना चाहा है कि जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं होगा कि वह देश के नागरिक बनने की संपूर्ण योग्यता स्वयं से रखते हैं, तब तक एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते। अर्थात जब तक व्यक्ति को अपनी कीमत का आकलन नहीं होगा, तब तक वो महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। जो तीसरा क्वेश्चन था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खासतौर से किससे मिलते थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खासतौर देश के युवा छात्रों से मिलते थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कामयाबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें रही कि उन्होंने अपने योगदान के मुताबिक अपने मूल्य का आकलन किए। अगला, व्यक्ति किन चीज़ों को पाने का हक रखता है, तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति या हम उन सभी अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं जो ईश्वर की द्वारा दी गई होती है। अगला क्वेश्चन, लेखक युवा छात्रों से ही क्यों मिलते थे, तो लेखक जो विशेष तौर पर युवा छात्रों से ये मिला करते थे क्योंकि वह स्वयं के छात्र जीवन के अनुभवों और निष्कर्षों का सामना कर चुके थे और मानते थे कि जो छात्र जीवन है, विद्यार्थियों में वांछित गुणों, योग्यताओं और क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। इसके आधार पर उन्हें विकसित भारत का उत्तरदायित्व का ज्ञानवान नागरिक बनाया जा सकता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, उन पंक्तियों में आपको क्या प्रेरणा मिलती है। इन पंक्तियों में यही प्रेरणा मिलती है कि हमें योगदान के अनुरूप ही अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इस आधारभूत बात को भली भांति समझें कि ईश्वर प्रदत्त जीवन की समस्त अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करने के समान रूप से अधिकारी हैं। इसके साथ ही हमारे मन में
पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं कि नहीं हैं। तो ये आपका क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। गद्यांश की बात भी क्या होंगे, पद्यांश में भी आपको एक पूरा पद्यांश दिया रहेगा, पद्यांश के आधार पर आपको क्या है क्वेश्चन को लिखना रहेगा। तो इसमें पद्यांश पर प्रश्नोत्तर की बात किया जाए तो जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई श्रद्धा मनु जो कमायनी खंड काव्य से लिया गया है, उसमें एक जो है दिया हुआ है पद्यांश, मैं पढ़ दे रहा हूँ। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से है जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैली गई बेल, विश्व भर में सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो ये आपको क्या करना है, ये पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके ये समझना है कि किस पाठ से लिया, किस पद से लिया गया है और उसके कवि कौन है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु से लिया गया कमायनी खंड काव्य से। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक को कवि का नाम लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में कैसे लिखा जाता है, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक श्री जयशंकर प्रसाद के कमानी महाकाव्य से लिया गया, पद्य भाग से लिया गया है और श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है। इतना लिखने के बाद इसमें लिख देंगे शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु या कवि का नाम जयशंकर प्रसाद लिख देंगे। तो इसमें रेखांकित उसमें दिया रहेगा, रेखांकित भाग दिए गए। तो रेखांकित भाग को क्या करना, आपको पढ़ना है ध्यान से, उसके आंसर को लिखना है। तो देखिए कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम कह दें रेखांकित अंश की व्याख्या में श्रद्धा मानवता को सफल और समृद्ध बनाने के लिए मनु के समक्ष आत्मसमर्पण करती है और कहती है कि यह मेरा आत्मसमर्पण संसार सागर में निरुद्देश्य भटकने वाली तुम्हारी जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, अर्थात तुम्हारे जीवन को निश्चित दिशा देगा। आज से तुम्हारे चरणों में बिना किसी स्वार्थ भावना के मैं अपने जीवन को न्यौछावर करती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, श्रद्धा किसकी जीवन संगिनी बनकर सेवा करना चाहती है। तो श्रद्धा जो है मनु की जीवन संगिनी बनकर उनकी सेवा करना चाहती है। अगला क्वेश्चन, किसकी समर्पण मनु की जीवन नौका के लिए पतवार के समान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा का समर्पण मनु की जीवन का नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो कह देंगे अनुप्रास अलंकार है। समर्पण लो सेवा का सार, श्रद्धा ने मनु से कहा था। इसमें और क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर क्या है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य श्रद्धा द्वारा मनु के लिए कहा गया है। तो इसमें आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें दिए रहेंगे। तो यह पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर थे। इसके अलावा चलिए और बात कर लेते हैं बापू के प्रति। अगर बात किया जाए तो बापू के प्रति आपको क्या करना है, बापू के प्रति चैप्टर में बापू के प्रति के चैप्टर के बारे में पढ़ना। तो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन के जिसमें असार भव्य शून्यलीन, आधार अब अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। तो इसमें बापू के प्रति लिखे हैं, बापू के प्रति कौन लिखे हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं। कौन लिखे, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें आपके पढ़ दिए हैं। तो इसमें आपको भी क्या करेगा, क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, ठीक है। और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। गांधी जी को कवि ने चीर पुराण तथा चीर नवीन क्यों कहा है। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होने पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना है, पद्यांश लिख दें। पद्यांश, यह पद्यांश श्री सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक कविता से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के पद भाग में संकलित है। शीर्षक का नाम क्या है, बापू के प्रति, और कवि का नाम क्या है, सुमित्रा नंदन पंत जी। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। हे बापू, जैसी जीवनमुक्त योगियों की दशा होती वैसे ही दशा आपकी भी है। तुमसे मानव जीवन की पूर्णता चरम आदर्श निहित है, जिसमें
अर्थात विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी। आशा है कि संसार तुम्हारे मार्ग पर चलकर अपना खोखलापन दूर करके मानव जीवन की चरम सार्थकता को प्राप्त करेगा। तुम जिन सिद्धांतों के आधार पर खड़े हो वे अमर हैं, शाश्वत है, इसलिए भविष्य की मानव संस्कृति को तुम्हारे ही आदर्शों पर खड़े होना चाहिए। अर्थात आपके द्वारा दिए गए विचार ही ज्ञान की मानव जाति के लिए आधार होंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए, गांधी जी को देखने में हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होता। अगला क्वेश्चन का जो उत्तर है, गांधी जी को शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा अर्थात आत्मस्वरूप होने के कारण कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन कहा है। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य की मानव संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट जो है ये पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर थे। तो दो ही आपको प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। एक प्रश्नोत्तर और भी ध्यान दे देते हैं, महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा का जब पढ़ेंगे गीत नंबर 3, तो इसको गीत नंबर 3 में जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बनते दुकुल, छाया में मलय बाजार पली। तो इसमें आपको क्या करना है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक को कवि का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, प्रस्तुत पंक्तियों कवित्री को स्वयं को क्या बताया गया है, कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है, कवित्री आकाश से अपने हृदय की समानता करते हुए क्या कहती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या पढ़ना है, कह देना है कि जो शीर्षक है गीत 3 से लिखा गया है, गीत 3 से, और इसके कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा है। तो पद्यांश श्रीमती महादेवी वर्मा रचित सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह हमारे पास पुस्तक पद्य भाग से गीत 3 से शीर्षक से उद्गृत है या लिया गया है। कवित्री महादेवी वर्मा का कहना है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली आकाश में रहती है किंतु दूर दूर तक फैले हुए आकाश का कोई भी कोना उसका स्थायी निवास नहीं होता है, वह तो हमारे इधर उधर भ्रमण करती रहती, उसी प्रकार इस विस्तृत संसार भी मेरा कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा तो इतना भी परिचय और इतना ही इतिहास है कि मैं कल आई थी, आज जा रही हूँ। कवित्री का यह आशय है कि मानव जीवन क्षणिक है, अर्थात जो आज है वह कल नहीं है। समग्र मानव जीवन का मात्र इतना ही परिचय है और इतना ही इतिहास है। अगला क्वेश्चन का उत्तर क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। अगला, प्रीतम से मिलने की व्याकुलता कवित्री के निरंतर रुदन का कारण है। कवित्री आकाश से अपने हृदय की समानता करते हुए कहती है कि जिस प्रकार आकाश बहुरंगी मेघरूपी दुपट्टे से सुशोभित होती है, उसी प्रकार मेरा हृदय ही बहुरंगी नाना अभिलाषाओं से रंग हुआ होता है। तो यहाँ पर आपको 3 पद्यांश पर बताए हैं, तीनों पद्यांश आपको क्या करना है, पढ़ना है। और अगला जो प्रश्न होगा मेरा और जीवन परिचय पर होगा। तो आज बात करेंगे लेखक के जीवन परिचय के बारे में, तो APJ अब्दुल कलाम के जीवन परिचय के बारे में। तो अगला जो प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में, और एक भारतीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, जैनुल आबिदीन, जो एक नाविक थे। माता का नाम आसियम्मा, जो एक गृहिणी थे। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ये बचपन में अखबार बांटते थे, स्कूल के बाद अखबार बांटते थे सुबह, और इनके अंदर सीखने की जो भूख थी बहुत ज़्यादा थी। ये पढ़ाई लिखाई में देखा जाए तो एक सामान्य में थे, लेकिन वह रामानाथपुरम मैट्रिक्स की पढ़ाई पास किए। रामानाथपुरम में स्कूल है, वहाँ स्कूल में मैट्रिक्स पढ़ाई हुई। उसके बाद उनका जो एडमिशन सेंट जोसेफ में हो गया। 1954 में धीरे धीरे पढ़ाई करने के बाद 1954 में भौतिक विज्ञान में उन्होंने स्नातक किए। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और उसके बाद DRDO में एक वैज्ञानिक के तौर पर काम करने लगे। शुरुआत में भारतीय सेना के लिए छोटे से हेलीकॉप्टर डिजाइन बनाए, और इनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। और 1969 में इसरो में इनका सिलेक्शन हो गया, और भारत के एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक भी बन गए। 1963-64 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की यात्रा किए। 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण, जो पहला परमाणु परीक्षण था, इन्हीं के
देखरेख में हुआ। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के सीईओ बने और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी मिसाइल भी बनाई गई। 1992 से 1999 तक वह भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। इसके अलावा DRDO के सचिव भी थे। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण जब हुआ, देश के सबसे परीक्षण के बाद इन्हें देश के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक कहा दिया गया, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। 25 जुलाई 2002 को भारत के वह 11वें राष्ट्रपति बने। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत थे, बहुत लोकप्रियता इनके अंदर था। इन्हें व्हाट कैन आई गिव की पहल भी शुरुआत किए। इनकी लोकप्रियता के लिए 2003 और 2004 के लिए यूथ आइकन अवार्ड भी दिया गया। अगर पुस्तकों की बात करते हैं तो पुस्तकें के बारे में बता चुके हैं पहले। APJ अब्दुल कलाम की पुस्तकें कौन कौन से थे, और 40 विश्वविद्यालय के मानद उपाधि डॉक्टरेट डिग्री इनको मिली थी। पद्म भूषण और भारत रत्न से नवाजे गए। इसके अलावा इनको बहुत सारे अलग अलग देश के जो अवार्ड होते हैं उनको दिए गए। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान, जो कहाँ पड़ता है, शिलांग में अध्यापन कार्य कर रहे थे। वहीं पर दिल का दौरा पड़ने से हमारे देश के ये सबसे महान वैज्ञानिक देहांत हो गया इनका। तो ये क्या था, जीवन परिचय था लेखक APJ अब्दुल कलाम के। अब हम बात करेंगे अगला जो है, देखिए जीवन परिचय पद्यांश में हम बात करेंगे महादेवी वर्मा के बारे में। और ये कवित्री हैं और इनके जीवन के बारे में बात करते हैं। तो हमने लेखक के जीवन परिचय के बारे में बात किए थे, तो किसके बारे में, APJ अब्दुल कलाम का। तो आज दूसरा जो टॉपिक होगा ये पद्यांश में महादेवी वर्मा के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में फर्रुखाबाद, जो एक शिक्षित कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जन्म होलिका दहन के दिन हुआ था। पिता का नाम देखा जाए तो श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, ये भागलपुर कॉलेज में एक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे। माता जी का नाम हेमरानी, एक परम विदुषी महिला थी। इनके नाना जो है ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुआ, उच्च शिक्षा प्रयागराज में, और संस्कृत में इन्होंने MA किए। प्रयाग में महिला विद्यापीठ में वो प्रधानाचार्य बनी। बात कर दिया जाए तो 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। इनके पति का नाम क्या था, श्री रूप नारायण सिंह, एक डॉक्टर थे। विवाह के उपरांत जो है इन्होंने FA, BA और MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा भी ली। नारी और स्वतंत्रता के लिए और संघर्ष की उनके अधिकारों के लिए नारियों के लिए बताया कि पढ़ना शिक्षा अति आवश्यक होता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी बनी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि भी दी गई। हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से इन्हें शेख सरिया पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला भी। 1983 में भारती के लिए पुरस्कार मिला। 19 नवंबर 1983 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 11 सितंबर 1987 को इनका स्वर्गवास हो गया। अगर इनकी साहित्यिक सेवाओं की बात किया जाए, इनकी रचनाएं की बात किया जाए तो इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत की दीपशिखा, यामा, साहित्य में स्थान की बात किया जाए तो चलिए बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, साहित्यिक सेवाओं में बात किया जाए तो श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। उनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुसई, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी में होती है। उनके काव्य में वेदना की प्रधानता होती है। काव्य के अतिरिक्त वह श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी की। इन्होंने प्रयाग में साहित्य संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किए। चांद्र पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता के अधिकारों के प्रति सजग किया। महादेवी वर्मा जी के जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। उनका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण, संवेदनायुक्त, एक भावुक था, इसलिए उनके साहित्य में वेदना की गहरी टीस है। रचनाओं की बात किया जाए तो निहार इनका यह प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। रश्मि, इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत है। नीरजा, इस संग्रह के गीतों में इनकी जीवन दृष्टि का विकसित रूप दृष्टिगोचर है।
सांध्य गीत, इसमें इनके श्रृंगारप्रक गीतों को संकलित किया गया है। दीप शिखा, इसमें इनके रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह है। यामा, ये महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है। इसके अतिरिक्त संधिनी, आधुनिक कवि, सप्तप्रड़ा इनके अन्य काव्य संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान की बात किया जाए तो निष्कर्ष रूप में महादेवी वर्मा जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके वाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अतीव पुष्ट है। अपने साहित्यिक व्यक्तित्व एवं अतिथि कृति के आधार पर हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा गरिमामय पद ध्रुव तारे की भांति अटल है। तो हमने महादेवी वर्मा के जीवन के परिचय के बारे में बताया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आने वाले टॉपिक में हम बात करेंगे, जो अगला क्वेश्चन जो मेरा होगा वो पंचलाइट और बहादुर से संबंधित कथा वस्तु लिखना होगा। तो इसका जो पहला जो प्रश्न था, कहानी का उद्देश्य न लिखा तो बढ़िया रहेगा, लेकिन पंचलाइट और बहादुर का हम क्या बताते हैं, कथा वस्तु बताते हैं। तो पंचलाइट के बारे में ध्यान दीजिएगा। पंचलाइट जो है रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का एक सुंदर चित्रण किया गया है। ये महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते हैं। महतो टोली की कहानी है और अशिक्षित लोग हैं। इन्होंने रामनवमी के मेलों में ये पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वह पंचलाइट कहा जाता है। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने में पहला काम यह किया जाता है कि पूजा पाठ किया जाए। सभी उत्साहित होते हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग यहाँ तक कि पेट्रोमैक्स को भी नहीं जलाना चाहते थे। इस टोली में गोधन नाम का युवक रहता है। वह गांव की मुंडरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुंडरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी और उसके घर के सामने से जाता तब सिनेमा का गाना गाता था। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। मुंडरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वो चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और पंचलाइट को जला देते हैं। मुंडरी की माँ गुलरी काफ़ी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा साथ खून माप खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन गाते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों को सदनाओं को वाणी देने में रेणु जी ने समर्थ रही। इस कहानी में आंतरिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। ये हमारा क्या था, पंचलाइट का था। या तो इसको हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, बहादुर का कथावस्तु लिख सकते हैं। या तो पंचलाइट के लिखें या तो बहादुर का लिखें। तो बहादुर का भी पढ़ देते हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधाएं और शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक नौबत आ जाती है। झूठ चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित कर दिया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर के नौकरी छोड़कर के चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के से जो आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता के देख करके सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सब पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने को सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी चरित्र कार्य कहानी हमें प्रिय लगती है। तो 2 कहानियाँ दिया गया है, एक पंचलाइट दिया गया है, एक बहादुर। इसमें से कोई एक करना है। तो आपको क्या करना है, बहादुर या पंचलाइट का कथावस्तु के बारे में लिखना है। और अंतिम जो है प्रश्न मेरा होगा वो त्यागपति खंडकाव्य की कथावस्तु लिखना है, जो गोरखपुर जिले में पड़ता है।
तो चलिए बात कर लेते हैं त्यागपति। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, त्यागपति खंडकाव्य की कथा वस्तु, कथासार, कथानक के संक्षेप लिखना है या प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करना है, राजनीतिक उथल पुथल का क्या वर्णन हुआ तो इसके बारे में लिखना है, और कितने सर्गों में बांटा गया है तो 5 सर्गों में इसे बांटा गया है। तो हम 1 बाय 1 बात कर लेते हैं कितने सर्ग में बांटा। पहला ध्यान दीजिए, प्रथम सर्ग में क्या होता है। थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन वन में आखेट हेतु गए थे। वहाँ उन्हें अपने पिता प्रभाकर वर्धन के विषम ज्वर प्रदाह का समाचार मिलता है। कुमार तुरंत लौट आते हैं कि वे पिता के रोग का उपचार करवाते, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती है। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन उत्तरापथ में हुड़ों से युद्ध करने में लगे होते हैं। हर्षवर्धन के दूत के साथ अपने अग्रज को पिता की अस्वस्थता का समाचार पहुंचाया। इधर हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा बिगड़ती देखकर आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाती है। हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया पर वह नहीं मानी और पिता की मृत्यु से पूर्व ही वो आत्मदाह कर लेती हैं और उसके बाद पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पिता की अंतिम संस्कार का हर्षवर्धन का शोकाकुल मन में राजमहल में लौट आते हैं। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी बहन अनुजा, राजश्री तथा अग्रज भाई राजवर्धन की क्या दशा होगी। यहीं पर पहला सर्ग क्या होता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा सर्ग की बात की जाए तो द्वितीय सर्ग में राजवर्धन हुड़ों को परास्त कर सेना सहित अपने नगर सकुशल लौट आते हैं। शोक विहल हर्षवर्धन की दशा देखकर बिलख बिलख कर रोते हैं। माता पिता की मृत्यु से शोकाकुल राजवर्धन वैराग्य लेने का निश्चय कर लेते हैं, किंतु तभी उन्हें समाचार मिलता है कि मालवराज ने उनकी छोटी बहन राजश्री के पति गिरिवर्मन को मार डाला। तब राजश्री को कारागार में डाल दिया गया। राजवर्धन वैराग्य को भूलकर मालवराज का विनाश करने चल देते हैं। राजवर्धन गौड़ नरेश को पराजित कर देते हैं, परंतु गौड़ नरेश छलपूर्वक उनकी हत्या करवा देता है। हर्षवर्धन को जब यह समाचार मिलता है तो विशाल सेना लेकर मालवराज से उनकी छोटी बहन राजश्री बंधन मुक्त होकर के विंध्याचल की ओर वन में चली जाती है। यह समाचार पाकर हर्षवर्धन बहन को खोजने की ओर वन में चले जाते हैं। वन में दिवाकर मित्र के आश्रम में उन्हें एक भिक्षुक से यह समाचार मिलता है कि राजश्री आत्मदाह करने वाली है। वह शीघ्र ही पहुंचकर राजश्री को आत्मदाह करने से बचा लेते हैं। वे दिवाकर मित्र और राजश्री को अपने साथ ले आते हैं और कन्नौज लौट आते हैं। यहाँ पर द्वितीय सर्ग क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तृतीय सर्ग की बात किया जाए तो तृतीय सर्ग में क्या होता है कि हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। वहाँ अनीतिपूर्वक अधिकार जमाने वाले मालव कुलपुत्र भाग जाता है। राजवर्धन का हत्यारा गौड़पति शशांक भी अपने गौड़ प्रदेश को भाग जाता है। सभी लोग हर्षवर्धन से कन्नौज का राजा बनने का प्रार्थना करते हैं, परंतु हर्ष ने अपनी बहन का राज लेने से मना कर देते हैं। वो अपनी बहन से सिंहासन पर बैठने को कहते हैं, परंतु बहन भी राज सिंहासन ग्रहण करने से मना कर देती है। फिर हर्षवर्धन की कन्नौज के संरक्षक बनकर अपनी बहन के नाम से वहाँ से शासन चलाते रहते हैं। इसके बाद 6 वर्षों तक हर्षवर्धन का दिग्विजय अभियान चलता है। उन्होंने कश्मीर, पंचनद, सारस्वत, मिथिला, उत्कल, गौड़, नेपाल, वल्लभी, सोरठ आदि राज्यों को जीत करके एवं हुड़ अन्य विदेशी शत्रुओं को नाश करके देश को अखंड और शक्तिशाली बना करके सुसंगठित राज्य बनाया। अपनी बहन के स्नेहवश अपनी राजधानी भी कन्नौज को ही बनाते हैं और उनके अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन करते रहते हैं। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म, संस्कृति और कला का भी पर्याप्त उन्नति हो रही थी। ये कौन सा था, तृतीय सर्ग था। इसके बाद चतुर्थ सर्ग आता है। राजश्री एक बड़े राज्य का शासिका होकर दुखी भी है। वह सब कुछ छोड़ करके गेरुआ वस्त्र धारण करके भिक्षुणी बनना चाहती है। वह हर्षवर्धन से संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा मांगने चली जाती है। तो हर्षवर्धन उसे समझाते हैं कि तुम मन से संन्यासिनी तो हो ही, तुम यदि गेरुए वस्त्र की धारण करना चाहती तो अपने वचनानुसार मैं तुम्हारे साथ ही संन्यास ले लूँगा। तभी दिवाकर मित्र आकर उन्हें समझाते हैं कि वास्तव में आप दोनों भाई बहन का मन सन्यासी है, किंतु आज देश की रक्षा और सेवा संन्यास ग्रहण करने से अधिक महत्वपूर्ण है। दिवाकर मित्र के समझाने पर दोनों संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाते हैं। और अंतिम सर्ग जो है, ध्यान सुनिएगा, पंचम सर्ग से अंतिम सर्ग कहा जाता है। हर्षवर्धन एक आदर्श सम्राट के रूप में शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी है। विद्वानों की पूजा की जाती है। सभी प्रजाजन आचरणवश, धर्मपालक, स्वतंत्र और सुरुचि संपन्न है। महाराज हर्षवर्धन सदैव जन कल्याण और सशस्त्र
चिंतन में लगे हुए हैं। अपने भाई ऐसे धर्मानुशासन को देख करके राजश्री भी प्रसन्न रहती हैं, संपूर्ण राज्य एकता के सूत्र में बंधी हुई हैं। एक बार हर्षवर्धन तीर्थराज यात्रा में जाते हैं और संपूर्ण राजकोष दान कर देते हैं और सब कुछ दान करने से बाद अपनी बहन से मांगकर वस्त्र पहनते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसे किसी प्रकार सर्वस्व दान करते हैं। इस दान को वह प्रजा ऋण से मुक्ति का नाम देते हैं। अपने जीवन में वह 6 बार इस प्रकार सर्वस्व दान का आयोजन करते हैं। हर्षवर्धन संसार भर में भारतीय संस्कृति का प्रसार करते हैं। इस प्रकार कर्तव्यपरायण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुख और कल्याणकारी सिद्ध होता है। आपको क्या करना है, ध्यान से 1 बार 2 बार इसको पढ़ना है, जिससे आपको ये तैयार हो जाएंगे। तो ये आपका क्या था, खंड का पूरा सेक्शन था, पूरे बारे में हमने डिटेल में बारे में बता दिए। इसके अलावा हम कल मिलेंगे, खंड ख के बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल से। ऐसी तरह से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। यही वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।